एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास फिर से एक नए टॉपिक, एक नए सेशन के साथ। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है लेक्चर की, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक कंटेनर ले लेते हैं, इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिंक सल्फेट, और इसमें डिप कर देते हैं जिंक की रॉड। यहाँ पर बस हमको ये ध्यान रखना है कि हमने जिस मेटल की रॉड ली हुई है सॉल्ट सोल्यूशन उसी का होना चाहिए। जैसे जिंक की रॉड है तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होना चाहिए। जिंक क्लोराइड ले सकते हो, जिंक नाइट्रेट ले सकते हो, लेकिन कॉपर सल्फेट नहीं होना चाहिए। जिस रॉड को डिप किया है सॉल्ट सोल्यूशन उसी का होना चाहिए। जैसे ही हम जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। रॉड का जो जिंक है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रॉड का जो जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और Zn2+ बनाता है, और ये Zn2+ आयन यहाँ सोल्यूशन में आने लगते हैं कंटिन्यूस, क्योंकि रॉड में बहुत सारे जिंक होंगे, सबके साथ कंटिन्यूएशन में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और जो Zn2+ आयन है वो इधर सोल्यूशन में आता जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहीं छूटते जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, पूरी रॉड निगेटिव हो जाती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और सोल्यूशन हो जाता है पॉजिटिव। कंटिन्यूअस जब ये प्रोसेस होते चले जाती है तो रॉड पूरी नेगेटिव और सोल्यूशन पूरा पॉजिटिव। तो हम इसको ऐसा बोलते हैं कि दोनों के चार्ज में डिफरेंस, या फिर इसको कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। टेक्निकल वर्ड में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एंड दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो व्हेन मेटल रॉड dipped into its salt solution, then there is potential difference generated between them। दोनों के बीच देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा ये, दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन किया जिंक रॉड को डिप करके, तो हमने रिडक्शन क्यों नहीं किया? हम रिडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको मटेरियल उस तरह का सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे जिंक सेलेक्ट किया है, तो जिंक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस शो करता है। इसका क्या रीज़न है, इसको मैं अपन अभी आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे ना, वहाँ पे क्लियर करूंगी मैं। तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस शो करता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। मान लो पूरा इस एक्सपेरिमेंट की जगह मैं कॉपर रॉड ले लेती और उसको कॉपर सल्फेट में डिप करती, तो फिर वहाँ रिडक्शन की प्रोसेस होती। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो जनरेट वहाँ पर भी होता, बस ये होता कि उस केस में, कॉपर के केस में, रॉड पॉजिटिव हो जाती है और सोल्यूशन नेगेटिव हो जाता है, लेकिन डिफरेंस तो दोनों के पोटेंशियल में आता ही आता। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वही होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ी है स्टैंडर्ड नहीं है। हर चीज़ हमको स्टैंडर्ड चाहिए होती है भाई, किसी भी चीज़ को ऐसे ही कोई भी थोड़ी मान लेता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो इसलिए इसको भी अब हम लोग बदल लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। तो अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड कुछ नहीं, यही है, बस इसमें 2 कंडीशन जोड़ देना है। एक तो हमको जोड़ना है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर केल्विन में तुम लिख सकते हो 298 केल्विन, और दूसरा जोड़ना है हमको कंसंट्रेशन, 1 मोलर कंसंट्रेशन। किसका? ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर ले रहे हैं। बस ये 2 चीजें जोड़ दो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, इस पूरी डेफिनेशन में, तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? अब इसको अपन डिफाइन करें। When metal rod dipped into its salt solution, एक मिनट टेम्परेचर नहीं बोली, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, when metal rod dipped into its salt solution having 1 molar concentration, then there is potential difference generated between them, and this is standard electrode potential। आजकल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रिडक्शन को हमने स्टैंडर्ड कर लिया है। तो चाहे वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा हो, चाहे रिडक्शन की वजह से हो रहा हो, उसको आजकल बोला जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों सेम चीजें हैं।
कई बुक्स में ये भी मिल जाएगा और कई बुक्स में ये भी मिल जाएगा, बाकी ये इसका अपडेट है। तो इसको आजकल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से, क्योंकि स्टैंडर्ड हो गया तो इसलिए इसके ऊपर नॉट लगा देते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको कि शॉर्टकट में कहा जाता है ईएमएफ, कैपिटल लेटर में लिख लो, स्मॉल लेटर में लिख लो, या फिर ई सेल भी बोला जाता है, या फिर इसको भी बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ सेल। अब ये होता क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला देखो पहले तो ईएमएफ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई कैथोड, यदि स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ले रहे हो तो, नहीं तो चल जाएगा वैसा भी, ई एनोड, और यहीं से हम इसको डिफाइन कर लेंगे। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इज ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस हो रहा है ये, ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। मतलब मेरा कहने का ये है कि जब हम लोग एक सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं, डेनियल सेल तुमने पढ़ा है, इसके प्रीवियस वीडियोस में तुम देख लेना उसको, वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो डेनियल सेल में तुमने देखा कि इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड के डायरेक्शन में जा रहे थे, कैथोड से, सॉरी एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, और करंट जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। कहां से कहां, कैथोड से एनोड की तरफ। क्यों कैथोड से एनोड की तरफ ही क्यों जा रहा था करंट? जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा होगा हमेशा करंट वहां से कम इलेक्ट्रोड वाले पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और वही डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोमोटिव सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, एक फोर्स होता है सेल में जो ऐसा करवाता है, या ऐसा होने की वजह से सेल में एक फोर्स जनरेट हो जाता है, और वो फोर्स कहलाता है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मीन्स इस फोर्स की वजह से ही करंट का सर्कुलेशन, करंट का ट्रांसपोर्टेशन हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। और इस केस में, डेनियल सेल वाले केस में या इलेक्ट्रोकेमिकल वाले केस में, कैथोड का पोटेंशियल हाई था और एनोड का कम था, इसलिए करंट वहां से वहां जा रहा था। इसको ना हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास दो रॉड है, ठीक है, एक हॉट है एक कोल्ड है, दोनों को ऐसा कनेक्ट करके रख दें तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी किस रॉड से किस रॉड की तरफ, जो हॉट है उससे कोल्ड रॉड की तरफ। कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर, जो टेम्परेचर डिफरेंस था दोनों में, वो सेम ना हो जाए। तो बिल्कुल सेम वैसा ही होता है कि हीट का ट्रांसफर कहां से कहां तक हो रहा है, हॉट से कोल्ड की तरफ अपने आप। क्यों, क्योंकि जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास है वही तो दूसरे को देगा ना, जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो दूसरे को क्या देगा, सीधी सी बात ये है यहाँ पर भी। तो वही लॉजिक बिल्कुल यहाँ पर भी है। कैथोड से एनोड की तरफ करंट जा रहा है क्योंकि कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा है हॉट रॉड और एनोड का कम है, तो इसलिए करंट का प्रोडक्शन, करंट का फ्लो जो है वो हमेशा कैथोड टू एनोड हो रहा है। और ऐसा होने से एक फोर्स डेवलप हो जा रहा है, या एक फोर्स है जो ऐसा करवा रहा है, या वो फोर्स इन दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल है। किसी भी तरीके से तुम इसको डिफाइन कर सकते हो। तो वो जो फोर्स है या वो जो पोटेंशियल है, डिफरेंस है, वही कहलाता है ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। चाहे ऐसा लिख दो, चाहे ऐसा लिख दो, चाहे ऐसा लिख दो, चाहे ई नॉट सेल लगाकर लिख दो, सब यही है, इसी की बात हो रही है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, सेल रिप्रेजेंटेशन में मैंने तुमको बताई थी कि हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। कैथोड को हम किस साइड लिखते हैं, राइट साइड, एनोड को हम किस साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई राइट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए हो जाएगा किसी भी सेल के लिए। नाउ वी हैव टू डिस्कस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्टकट में ये SHE शी कहा जाता है इसे, और बोला जाता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और कहा जाता है इसको प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या होता है ये शी, क्वेश्चन आ जाता है ना शी पे, रिप्रेजेंटेशन पे, रिएक्शन पे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए और इसको जरूर से प्रिपेयर करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये इलेक्ट्रोड बोल रही हूँ ना, सेल नहीं बोल रही, तो ध्यान देना। देखो ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है कि जिसको यूज करके हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का E0
ई नॉट निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसे कहा जाता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। इसको स्टैंडर्ड माना गया है, इस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड मान के हम इससे किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो तुमको कॉपर का निकालना है तो तुम इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, जिंक का निकालना है एक्सक्यूज मी, जिंक का निकालना है तो तुम इसकी हेल्प से निकाल सकते हो, मतलब जिसका भी तुम्हें निकालना है वो तुम इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड हो जाता है, और ये इलेक्ट्रोड है, सेल नहीं है, इस बात का भी हमको ध्यान में रखना है। तो क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको यूज करना है, तो पूरा समझते हैं। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा सेल होता है ये, इस तरह से इसमें ग्लास की एक ट्यूब होती है, सराउंडेड बाय थिन ग्लास जैकेट। इस ट्यूब के अंदर फ्यूज कर दिए हमने प्लैटिनम वायर, और इसको डिप करते हैं एक ऐसे कंटेनर में जिसमें ऐसा सॉल्यूशन है जो H+ आयन देगा। बता रही हूं अभी इसको। ये देखो, ये बहुत सिंपल सा है, शी बोलते हैं इसको अपन। तो ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर प्लैटिनम की वायर को फ्यूज करके उसको मेल्ट करके डाल दिए हैं। नीचे मरकरी है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए डाल दिए हैं। इस वायर के साथ नीचे एक प्लैटिनम की पतली सी, बहुत पतली सी, पेपर से भी पतली फॉइल लगी हुई है, और इस पर प्लैटिनम ब्लैक एक मटेरियल होता है, उसकी पॉलिश कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, वो एक्टिव बनाता है इसको, और लगा के रख देते हैं इसको। और फिर इसके चारों तरफ एक थिन सी मेम्ब्रेन है ग्लास की, ये दिख रही है, जैकेट जैसी, जैकेट बोल सकते हैं इसको, लगी हुई है, जिसमें ऊपर की तरफ ये एक इनलेट दिखाई दे रहा है, घुसने के लिए रास्ता दिखाई दे रहा है। यहां से हम हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, और पास करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे मेंटेन रहना चाहिए। 1 एटमॉस्फेयर से ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और उसके बाद इस पूरे इलेक्ट्रोड को डिप कर देने वाले हैं हम एक ऐसे कंटेनर में जिसमें कोई ऐसा लिक्विड भरा हुआ है जो हमको H+ आयन देता है। तो कौन देता है भाई H+ आयन? एसिड देते हैं। तो कोई भी एसिड सोल्यूशन हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बस सिंपल सा कंस्ट्रक्शन था, और ये हमारा तैयार हो जाता है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। E0 की वैल्यू यदि हमें कैलकुलेट करनी है तो कर सकते हैं। जैसे डेनियल सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रोड थे, जिंक और कॉपर का। यदि हमको उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम इस इलेक्ट्रोड से निकाल सकते हैं। इसकी क्या जरूरत है, हम उसी सेल से निकाल लेते। डेनियल सेल का एक रफ सा डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से था हमारा डेनियल सेल। ये जिंक का इलेक्ट्रोड, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, और ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। यदि इसी में हम लोग पोटेंशियोमीटर जोड़ देते हैं, पोटेंशियल को मेजर करता है जो पोटेंशियोमीटर, तो इसी सेल से तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। फिर हमको हाइड्रोजन की क्या जरूरत है? तो भाई जब तुम इस सेल का पोटेंशियल निकालोगे डेनियल सेल का पोटेंशियल, तो वो निकल कर आएगा इस पोटेंशियोमीटर में वो निकल कर आएगा 1.10 वोल्ट। अब ये जो 1.10 वोल्ट वैल्यू निकल कर आ रही है इसके पोटेंशियल की, सेल के पोटेंशियल की, जो किसकी वजह से आ रही है? जिंक और कॉपर की वजह से आ रही है, दोनों के पोटेंशियल की वजह से आ रही है, जो भी था डिफरेंस जैसा भी। तो वो 1.10 वोल्ट आ रही है। अब उसमें कितना कंट्रीब्यूशन जिंक का है ना, और कितना कंट्रीब्यूशन कॉपर का है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम जब भी किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालेंगे तो वो उसके दोनों इलेक्ट्रोड को लेते हुए रहेगा। दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सम होगा, या साइन के हिसाब से जो भी होगा वैसा होगा, मीन्स दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसमें इंक्लूड होगा। लेकिन अब हमको पता कैसे चलेगा कि उसमें जिंक का कितना कंट्रीब्यूशन है, कॉपर का कितना कंट्रीब्यूशन है? ये प्रॉब्लम थी। सेल तो तैयार कर लेते हैं, सेल का पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं पोटेंशियोमीटर एपरेटस यूज करके,
लेकिन पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल पाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट काम था। तो वहां पर हमारी हेल्प करता है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये हमारी हेल्प करता है। क्या होते हैं भाई इसके फीचर्स, क्या कैरेक्टर होते हैं इसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स, शी, पहला, फर्स्ट, इट कैन एक्ट एज एनोड और कैथोड। मतलब ये एनोड भी बन सकता है, कैथोड भी बन सकता है। जब जरूरत पड़ेगी एनोड बन जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी कैथोड बन जाएगा। मतलब ये ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है, इट कैन शो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी शो कर सकता है। थर्ड, इट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0.00 वोल्ट होता है। यही इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। इसी की वजह से ये इतना स्पेशल बन रहा है कि इसको यूज करके हम दूसरे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसकी हेल्प से निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालने वाले हैं अब उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखो ये इसकी वैल्यू आ गई, E0 की वैल्यू आ गई इतनी कि 0.00 वोल्ट होती है इसकी वैल्यू। अब ये एनोड भी बन सकता है, कैथोड भी बन सकता है। जब एनोड बनेगा तो ऑक्सीडेशन शो करेगा, जब कैथोड बनेगा तो रिडक्शन शो करेगा। तो अब हम लोग इसकी वाली रिएक्शंस भी देख लेते हैं। तो क्या करना है हमको? लॉस करवाना है ना, लॉस करवा देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख सकते हो तो फिर इसको हाफ कर दो, जैसा चाहो वैसे ही लिख सकते हो रिएक्शन। तो ये H+ के लिए आ जाएगा। जब ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, एनोड बन रहा है, तब इसकी ये रिएक्शन है, ठीक है। और जब रिडक्शन शो कर रहा है, कैथोड बन रहा है, तब इसकी ये रिएक्शन है। इसी को उल्टा करके लिख देंगे अपन लोग। यहां सॉल्यूशन में है भी H+ आयन, ये, या एक के लिए लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। फिर यहां पे हाफ कर देंगे उसको इस तरह से। तो ये ऑक्सीडेशन भी शो करेगा, रिडक्शन भी शो करेगा, मौके के हिसाब से। मतलब दोनों एक साथ नहीं, एक बार में एक, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, जब जैसी जरूरत है वैसा बन जाएगा। तो इसलिए एनोड भी बन सकता है, कैथोड भी बन सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत स्पेशल इलेक्ट्रोड है। यदि हम इस इलेक्ट्रोड को, जिस इलेक्ट्रोड का हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उसके साथ कनेक्ट कर दें और फिर उसके बाद उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर्किट तैयार करके निकालें, तो जो निकल कर आएगा वो एक्चुअली में उस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं।